Hello students. Regulation of gene expression, E. coli, transcription level, translational level, positive regulation, negative regulation, inducible, repressible, ये सारी टर्म्स क्या हैं? कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है ई कोलाई के अंदर, कैसे हो रहा है. चलो आज हम इस वीडियो के अंदर इन सभी टर्म्स के मीनिंग्स को अच्छे से समझते हैं ताकि सिर्फ सुनने के बाद तुम आराम से 4 नंबर जो है अपने स्कोर कर लो नीट के एग्जाम में. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मेनली मैं तुम्हें बताऊंगी लैक ऑपेरॉन के बारे में फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. बहुत गोल्डन टॉपिक है ये, नीट में पूछा जाता है यूजुअली. एंड इसी के साथ साथ मैं तुम्हें थोड़ा सा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगी और ऑपेरॉन क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जल्दी से अब बिना किसी रुके हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. हम जीन के एक्सप्रेशन को रोक कैसे सकते हैं? अगर मेरी बॉडी के अंदर जीन है तो वो एक्सप्रेस होगा ही होगा अगर हम उसको कुछ नहीं करेंगे तो. मैं अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा कंट्रोल चाहती हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो डीएनए से पर्टिकुलर प्रोटीन बने, अगर मुझे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो डीएनए वो प्रोटीन बनाना बंद कर दे. दिस इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. अगर डीएनए से प्रोटीन चाहिए तो बनेगा, नहीं चाहिए तो नहीं बनेगा, क्योंकि डीएनए हमेशा खुद को एक्सप्रेस प्रोटीन फॉर्मेशन की फॉर्म में ही करता है बाय ट्रांसलेशन फाइनली. तो अब फिर हमारे माइंड में आता है क्या रेगुलेशन सिर्फ प्रोटीन बनाना बंद कर दो यही है? नो, सिर्फ इन्हीं मेथड से रेगुलेशन जो है नहीं होती. अलग अलग 4 मेथड्स है हमारे पास जिससे हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कर सकते हैं. कौन कौन से? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, डीएनए से आरएनए ही मत बनने दो तो फिर प्रोटीन कैसे बनेगा अगर आरएनए नहीं बनेगा तो. प्रोसेसिंग लेवल, यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए बनने के बाद प्रोसेसिंग करता है, स्प्लाइसिंग करता है, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को निकालना होता है. अगर नहीं निकालेंगे तो फंक्शनल प्रोटीन बन ही नहीं सकता. वहां पर रेगुलेशन हो सकती है. ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, अगेन जो हमारे पास आरएनए बना, एमआरएनए वो साइटोप्लाज्म में बना, प्रोटीन बनेगा न्यूक्लियस के अंदर. तो प्रोटीन तब तक नहीं बन सकता जब साइटोप्लाज्म से प्रोटीन एमआरएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर नहीं चला जाता. जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तभी प्रोटीन बनेगा. वो ट्रांसपोर्टेशन रोक दो, जाने ही मत दो, तब भी रेगुलेशन होगा, प्रोटीन फॉर्म ही नहीं होगा. और फाइनली ट्रांसलेशनल लेवल तो है ही है. हमारे पास टोटल 4 लेवल्स हैं जहां हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कर सकते हैं. नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, नंबर 2 प्रोसेसिंग लेवल, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशनल लेवल. इन तरीकों से हम अपना रेगुलेशन कर सकते हैं सो दैट जीन एक्सप्रेस कब हो, कितना हो. अब हमारी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है, कि जैसे एक्सप्रेशन ऑफ जीन को कौन कौन सी कंडीशंस जो है इफेक्ट करती हैं, रेगुलेट करती हैं. मॉर्फोलॉजिकल, मेटाबॉलिकल, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल. तीनों आएगा, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स. बड़ा अच्छा एमसीक्यू बनता है लैक ऑपेरॉन से, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से, कि कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को रेगुलेट कर सकती हैं. मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस. सिमिलरली बेटा अगर एक एम्ब्रियो से एडल्ट बन रहा है दैट इज ऑल्सो बाय एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स. हम चाहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तभी एम्ब्रियो से एडल्ट बनेगा. द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स. तो अगर ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अगर ना हो तो एम्ब्रियो टू एडल्ट भी कैसे बनेगा? तो जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे से
हमारे जीन्स का रेगुलेशन होना चाहिए। अगर वैसे रेगुलेशन होगा तभी प्रॉपरली एम्ब्रियो से एडल्ट फॉर्मेशन होगा। सो दिस रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारी एनसीईआरटी के अंदर हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मेनली प्रोकैरियोट्स के लिए पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स हमें पता है देयर आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स मतलब एक ही जीन जो है वो मतलब एक ही सेगमेंट के अंदर मल्टीपल ऐसे एरियाज हैं जहां से अलग अलग प्रोटीन बन सकता है। पॉलीसिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन इज फंक्शनल यूनिट विच कैन फॉर्म अ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। ओके, सो प्रोकैरियोट्स के अंदर हम मेनली जो कंट्रोल कर रहे हैं वो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन में कर रहे हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन कि प्रोकैरियोट्स के हम कर सकते हैं अलग अलग लेवल्स पर, बट हम प्रोकैरियोट्स में जो मेनली कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर, ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन को रोक के। लैक ऑपेरॉन में भी हम आज देखेंगे हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन ही रोक देंगे। आरएनए पॉलीमरेज जो हथियार होता है किसका, ट्रांसक्रिप्शन का, हम आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड ही नहीं होने देंगे ताकि ट्रांसक्रिप्शन ना हो जाए। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल इनिशिएशन पर क्लियर। नाउ हर एक ऑपेरॉन के पास एक स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन एमसीक्यू बनता है बड़ा अच्छा कि क्या हर एक ऑपेरॉन के लिए एक ही रिप्रेसर होता है, एक ही ऑपरेटर होता है? नो, हर एक ऑपेरॉन का ऑपरेटर एंड रिप्रेसर स्पेसिफिक होगा। एक पर्टिकुलर ऑपेरॉन के लिए एक पर्टिकुलर ऑपरेटर एंड रिप्रेसर काम आएगा, हर कोई रिप्रेसर और ऑपरेटर का काम नहीं कर सकते। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है ऑपेरॉन क्या होता है। ऑपेरॉन सबसे पहला ही वर्ड देख लो, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए फाउंड मेनली इन प्रोकैरियोट्स। ये एक ऐसी डीएनए की फंक्शनल यूनिट है जो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं जिनको एक साथ मिलकर एक ही प्रमोटर और रेगुलेटरी सिस्टम कंट्रोल करेगा। मतलब सेट ऑफ जीन्स है बट एक ही प्रमोटर है और एक ही रेगुलेटरी जीन है जो मिलकर इसके फंक्शन को कंट्रोल करेगा। दैट इज द ऑपेरॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए found mainly in prokaryotes, consisting of a cluster of genes that are controlled together by a single promoter and regulatory system. Lac operon, lac word is coming from lactose operon, जो हमें सबसे पहले दिया था जैकब एंड मोनॉड ने। ओके, ये पॉइंट शायद तुम्हें अभी समझ में ना आए, बाद में फिर से मैं दोबारा आऊंगी इस पॉइंट के ऊपर, बट एक चीज याद रखना, जो रिप्रेसर है लैक ऑपेरॉन में वो हर टाइम बना रहेगा। रिप्रेसर जो आई जीन बनाएगा, रेगुलेटरी जीन, हियर ऑलवेज रिमेंबर आई वर्ड इज नॉट कमिंग फ्रॉम इंड्यूसर, इट इज कमिंग फ्रॉम इनहिबिटर, बिकॉज इट इज द रीजन it is forming something a protein which is repressing your operon. So ये जो आई जीन है, ये जो रेगुलेटरी जीन है, ये जो रिप्रेसर बनाएगा वो हर समय बना रहेगा। क्यों, वो अभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम स्विच ऑफ स्विच ऑन सब भूल जाओ, मैं तुम्हें लैक ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर बताती हूँ। लैक ऑपेरॉन के पास ये तीन है बेटा स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब इन्हीं से वो एंजाइम्स बनेंगे जो हमें चाहिए। क्यों चाहिए, क्या चाहिए, सब अभी डिस्कस करेंगे हम इसी डायग्राम के अंदर ही। ओ क्या है बेटा, ऑपरेटर, पी है प्रमोटर, आई इज फॉर रेगुलेटरी जीन। अभी मैंने बताया रेगुलेटरी जीन का काम है रिप्रेसर बनाना। सी, अब ध्यान से सुनो, हमारे पास एक इकोलाई है जो एक ग्रोथ मीडिया के ऊपर ग्रो कर रहा है। उस ग्रोथ मीडिया के अंदर सबसे पहले उसने एज अ कार्बन सोर्स ग्लूकोज को यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैक ऑपेरॉन बंद रहेगा क्योंकि लैक वर्ड इज फॉर लैक्टोज, तभी ऑन होगा जब इकोलाई को लैक्टोज शुगर लेनी है।
बट जो इकोलाई का प्रेफर्ड सबस्ट्रेट है, प्रेफर्ड कार्बन सबस्ट्रेट है, दैट इज ऑलवेज ग्लूकोज। लैक्टोज इज लाइक चलो और कुछ नहीं है तो लैक्टोज ले लो। अब ग्रोथ मीडियम के अंदर या तो ग्लूकोज बहुत कम था या फिर खत्म हो गया, वट एवर, बट अब ग्रोथ मीडियम के अंदर ग्लूकोज नहीं है, तो अब कार्बन सोर्स तो इकोलाई को चाहिए, तो वो ग्लूकोज से लैक्टोज के ऊपर स्विच करेगा कि चलो ठीक है, मैं लैक्टोज ग्रोथ मीडियम से लेना शुरू कर देता हूं एज अ कार्बन सोर्स। तो इकोलाई ग्रोथ मीडियम से लैक्टोज लेना शुरू करेगा, बट जो लैक्टोज है वो इतना आसानी से इकोलाई सेल्स ले नहीं सकते। उसके लिए हमें चाहिए लैक ऑपेरॉन ऑन, क्योंकि अगर लैक ऑपेरॉन ऑन होगा तभी तुम्हारा लैक्टोज जो है वो हाइड्रोलाइज होगा, और हाइड्रोलाइज होकर वो बनाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, जिसको फिर इकोलाई यूज करेगा। तो उस सिचुएशन में जब इकोलाई को लैक्टोज यूज करना है तब लैक्टोपेरॉन ऑन होगा। अगर इकोलाई को लैक्टोज यूज नहीं करना, बिकॉज यूजुअली यही होता है, क्योंकि इकोलाई का प्रेफर्ड कार्बन सोर्स क्या है, वो है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज यूज कर रहा है, लैक्टोज नहीं चाहिए, तो लैक्टोपेरॉन रहेगा स्विच्ड ऑफ कंडीशन में। सो अगर ग्लूकोज ले रहा है तो लैक्टोज ऑपेरॉन ऑफ, अगर लैक्टोज ले रहा है तो लैक्टोपेरॉन को ऑन होना पड़ेगा। अब सबसे पहले है स्विच ऑफ कंडीशन। स्विच ऑफ कंडीशन कब है? अभी ग्लूकोज के अंदर इकोलाई के अंदर लैक्टोज नहीं है, इकोलाई लैक्टोज नहीं ले रहा, कोई इकोलाई जो है लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में जो रेगुलेटरी जीन है ये एक रिप्रेसर आरएनए बनाएगा। ये क्योंकि डीएनए का सेगमेंट है तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगी, एमआरएनए बना, एमआरएनए ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो जाके बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर पर। सी कहाँ बाइंड कर गया? ये ऑपरेटर पर। अब जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ प्रमोटर तक तो आ जाएगा, बट आगे ZYA जो एक्चुअल स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जहां से लैक्टोज हाइड्रोलिसिस के लिए एंजाइम बनेगा, वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन पर ही हमने कंट्रोल कर दिया है। दिस इज स्विच्ड ऑफ कंडीशन। तो ये रिप्रेसर हर टाइम बनेगा तभी ये कंट्रोल करेगा। दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज नेगेटिव रेगुलेशन। जब रिप्रेसर की प्रेजेंस किसी भी ऑपेरॉन को ऑफ कर रही है तो नेगेटिव रेगुलेशन। क्लियर? सो ये रिप्रेसर आया, ये रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा एंड उसके बाद जो है आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए फॉर्म नहीं कर पाएंगी। नेगेटिव रेगुलेशन। सो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेसर इज नेगेटिव रेगुलेशन और लैक ऑपेरॉन इज अंडर द नेगेटिव रेगुलेशन। इतना तुमने याद रखना है। दिस इज इन योर स्कोप। ओके, अब इन द प्रेजेंस ऑफ, ये तो आ गया इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब लेट्स से लैक्टोज जो है अब इकोलाई ने लेना शुरू कर दिया। जब इकोलाई लैक्टोज लेना शुरू कर देगा उस सिचुएशन में क्या होगा? जैसे कि मैंने बोला था, रेगुलेटरी जीन को रिप्रेसर तो हमेशा बनाना है, इवन इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट। नहीं प्रेजेंट तब तो समझ आ गया, अगर प्रेजेंट है तब भी रिप्रेसर जो है वो बनाएगा। इसमें क्या होगा? जो रिप्रेसर आरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होगा लैक्टोज और एलोलैक्टोज के साथ, विच इज ए इंड्यूसर। क्या है बेटा जी? लैक्टोज और एलोलैक्टोज इंड्यूसर। ये इंड्यूसर बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, जिस वजह से ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो रहा। सो दिस इज द सिचुएशन when lactose is present in the growth medium and E. coli is willing to take the lactose. So that is why in that case E. coli is keeping the lac operon in on, switched on condition. तो क्या होगा? एलोलैक्टोज और लैक्टोज जाकर बाइंड करेगा किसके साथ? रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। हेयर लैक्टोज और एलोलैक्टोज आर एक्टिंग एज इंड्यूसर। सो जिसकी वजह से अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। अब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ आके अटैच होगा और आरएनए पॉलीमरेज जो है
ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करके इन सभी की ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, mRNA बनेगा, लैक mRNA। उसके बाद याद रखना लैक Z जीन से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में भी तुम ब्लू व्हाइट कॉलोनीज जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हम पढ़ते हैं लैक Z जीन क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y से बनता है परमिएज और A से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। अगेन लैक Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमिएज, A से ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है हाइड्रोलिसिस करवाना, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में। परमिएज का काम होता है परमिएबिलिटी इंक्रीज करवाना, ताकि लैक्टोज जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स के अंदर एंटर करे। अगर परमिएज नहीं होगा तो लैक्टोज कभी भी इकोलाई के सेल के अंदर एंटर हो ही नहीं सकता, इसीलिए 100% लैक ऑपेरॉन कभी भी स्विच ऑफ होता नहीं है। हम ऊपर सुपरफिशियली बोल देते हैं कि लैक ऑपेरॉन स्विच्ड ऑफ एंड स्विच्ड ऑन कंडीशन, बट 100% कभी भी लैक ऑपेरॉन स्विच ऑफ कंडीशन में नहीं रह सकता। 100% लैक ऑपेरॉन अगर स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा मतलब नो परमिएज एट ऑल। नो परमिएज एट ऑल मतलब सबसे पहला लैक्टोज मॉलिक्यूल ग्रोथ मीडियम से इकोलाई के अंदर एंटर ही नहीं होगा। अगर हमें लैक्टोज को ग्रोथ मीडियम से इकोलाई के अंदर एंटर करवाना है, फॉर दैट वी नीड परमिएज। तो थोड़ा सा बहुत कम लैक ऑपेरॉन हमेशा चलता रहता है, सो दैट परमिएज हमेशा रहे और हम लैक्टोज को जब भी हमें चाहिए वो एंटर करवा पाए। सो परमिएज इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल्स। ट्रांस एसिटाइलेज का बेटा इसका फंक्शन जो है वो लैक Z एंड Y जीन की तरह डायरेक्टली लैक ऑपेरॉन में नहीं होता। इसका मेन काम डिटॉक्सिफिकेशन में होता है। सो डायरेक्टली ये लैक ऑपेरॉन में काम नहीं करता, मेनली इट इज जस्ट फंक्शनिंग एज अ डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, सो या दिस इज द केस व्हेन द लैक ऑपेरॉन इज इन द स्विच्ड ऑन कंडीशन। सो दो चीजें याद रखना, लैक ऑपेरॉन नेगेटिव रेगुलेशन के कंट्रोल में है एंड इट इज ए इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, क्योंकि लैक्टोज हियर इज एक्टिंग एज अ इंड्यूसर। अब ये हमारे पास दो PYQs हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऑपेरॉन एक्सेप्ट, क्या जो है वो ऑपेरॉन का पार्ट नहीं है लैक ऑपेरॉन का। ऑपरेटर हमने अभी पढ़ा, प्रोमोटर के बगल में ऑपरेटर होगा जहां रिप्रेसर बाइंड करता है। स्ट्रक्चरल जीन 3 है, ZYA प्रोमोटर है। एनहांसर, एनहांसर नाम की कोई चीज हमारे लैक ऑपेरॉन के पास नहीं है। इसके पास एक रेगुलेटरी जीन है जिसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। I वर्ड इज नॉट फ्रॉम इंड्यूसर, इट इज फ्रॉम इनहिबिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन, जस्ट अभी डिस्कस किया है। कौन लैक ऑपेरॉन में इंड्यूसर का काम करता है, लैक्टोज। द करेक्ट आंसर इज ए, लैक्टोज। सो आई होप इसके अंदर तुम्हें सब समझ में आ गया है। जैकब एंड मोनोट द्वारा दिया हुआ लैक ऑपेरॉन, जिसके अंदर एक ऑपरेटर होगा, एक सबसे पहले रेगुलेटरी जीन होगा जो रिप्रेसर बनाता है, प्रमोटर होगा, RNA पॉलीमरेज बाइंड होगा, ऑपरेटर पर रिप्रेसर बाइंड होता है। ZYA 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, Y परमिएज बनाता है, A ट्रांस एसिटाइलेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज करवाएगा, परमिएज परमिएबिलिटी इंक्रीज करवाता है, A ट्रांस एसिटाइलेज सिक्रीट करता है। क्लियर? इसके अलावा नेगेटिव रेगुलेशन के कंट्रोल में है एंड लैक ऑपेरॉन इज इंड्यूसिबल बाय लैक्टोज। रिप्रेसर ऑल द टाइम हमारी बॉडी इकोलाई की बॉडी के अंदर बना रहेगा। अगर परमिएज नहीं होगा तो लैक्टोज बिल्कुल भी सेल्स के अंदर एंटर नहीं होगा, इसीलिए लैक ऑपेरॉन हल्का सा हमेशा ऑन रहेगा ही रहेगा, सो दैट थोड़ा सा परमिएज जो है इकोलाई के अंदर हमेशा रहे। प्रोकैरियोट्स के अंदर मेनली रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है एट ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल। अदरवाइज हम 4 लेवल्स पर रेगुलेशन कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन, नंबर 2 प्रोसेसिंग ऑफ mRNA, नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ mRNA फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, नंबर 4 एट ट्रांसलेशनल लेवल।
सो आई होप आफ्टर दिस वीडियो लैक ऑपेरॉन इज वेरी क्लियर टू यू। इस वीडियो को अच्छे से सुनो, सुनने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आई एम वेरी श्योर अगर इस वीडियो को अच्छे से सुन लेते हो तो तुम्हारे 4 नंबर नीट में कहीं नहीं गए, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं लैक ऑपेरॉन का इस टॉपिक में आना। तुम्हें पता है प्रिंसिपल्स एंड मॉलिक्यूलर अकेले ही 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत अच्छा खासा वेटेज नीट के पेपर में रखते हैं, तो उन सभी में से लैक ऑपेरॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ऐसे ही आगे फर्दर मेरे साथ नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए डेली एक कॉन्सेप्ट की वीडियो के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करो बायो एज।